डेट है आज 17 मई 2022। ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे इस क्लास में। आज का कोटेशन है ओनली दी एजुकेटेड आर फ्री। एपिक्टेटस ने कहा था ये। एसए के टॉपिक में जो एजुकेशन से रिलेटेड है उसमें यूज कर सकते हो आप इसको। केवल शिक्षित लोग ही आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं। कैसे स्वतंत्र हैं एजुकेटेड पीपल? क्योंकि देखो भाई साहब, जो अनएजुकेटेड हैं, जो अशिक्षित हैं, या तो वो समाज की बुराइयों से बंधे हुए हैं, क्योंकि समाज की बुराइयों को वो अपने रीति रिवाज, रिचुअल्स, ट्रेडिशन मानते हैं, या फिर वो अंधविश्वास से, सुपरस्टिशन से बंधे हुए हैं। तो इस कंटेक्स्ट में आप इस एजुकेशन से रिलेटेड एसए के टॉपिक में यूज कर सकते हो इस कोटेशन को, ओनली दी एजुकेटेड आर फ्री। फर्स्ट टॉपिक है वैक्सीन अगेंस्ट 3 एनसेफलाइटिस वायरस इज फाउंड सेफ एंड इफेक्टिव। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ ये। एक वैक्सीन का ट्रायल किया गया और देखा गया कि एनसेफलिट वायरसेस के लिए ये सेफ और इफेक्टिव है, यानी कि अगर किसी आदमी की बॉडी में ये वैक्सीन लगा दी जाती है तो इसे ये वायरस अफेक्ट नहीं कर सकता। ये जानना जरूरी है कि एनसेफलाइटिस क्या है। देखो, इसके बारे में यूपीएससी ने 3 से 4 बार पिछले 15 सालों में क्वेश्चन पूछा होगा एनसेफलाइटिस के बारे में। आप पिछले 15 साल के क्वेश्चन पेपर प्रीलिम के उठा के देखोगे तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में दिया होगा एनसेफलाइटिस, डायरेक्टली भी पूछा है इसके बारे में। तो एक वैक्सीन का ट्रायल किया गया। 3 तरीके की बीमारी है ये एनसेफलाइटिस। एक है ईस्टर्न इक्विन एनसेफलाइटिस, एक है वेस्टर्न, और एक है वेनेजुएलन इक्विन एनसेफलाइटिस वायरस। तो इनके रिगार्डिंग ये वैक्सीन सेफ पाई गई। वैक्सीन का अभी नाम नहीं दिया था। वैक्सीन का नाम जब आएगा न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में कहीं पे भी तो उसका नाम डिस्कस करेंगे। अभी जानते हैं इस बीमारी के बारे में। जो एनसेफलाइटिस है ये एक डिसीज़ है। ये अफेक्ट करती है ब्रेन को, दिमाग को अफेक्ट करती है जब ये बीमारी हो जाती है। जो एनसेफलाइटिस है, देखो यूजुअली आम तौर पे तो ये वायरल इन्फेक्शन है, वायरस से होती है, वायरस से। लेकिन ये बीमारी बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकती है, पैरासाइट की वजह से भी हो सकती है। तो ये बैक्टीरियल और पैरासिटिक इन्फेक्शन भी है, ये बात आपने याद रखनी है। और जिसको कैंसर होता है या कोई ड्रग ले रहा है, सर्टेन ड्रग या टॉक्सिन, उसकी वजह से भी एनसेफलाइटिस हो सकता है। ये देखो, ये बीमारी फैलती कैसे है, स्प्रेड कैसे होती है। जो मॉस्किटो हैं, मच्छर, इन्फेक्टेड मॉस्किटो, वो काटते हैं ह्यूमंस को जिसको एनसेफलाइटिस है और दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। यानी कि ये स्प्रेड होती है मॉस्किटो से, मच्छर से ट्रांसमिट होती है। और ये बीमारी घोड़ों को भी हो सकती है, हॉर्सेज को। लेकिन घोड़ों से आदमी में ये ट्रांसमिट नहीं हो सकती, कैन नॉट ट्रांसमिट द वायरस डायरेक्टली टू ह्यूमंस। तो हॉर्सेज ट्रांसमिट नहीं कर सकते ह्यूमंस में। नेक्स्ट टॉपिक है रेमिटांसेस। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। रेमिटांसेस का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे कोई एक फैमिली है, ए फैमिली, इसका कोई बी मेंबर चला जाता है बाहर विदेश में, फॉरेन कंट्री चला जाता है, मान लो यूएस चला गया, अमेरिका। अब ये अमेरिका से यहाँ पे कुछ भी कैश या काइंड में कुछ भी गिफ्ट भेज रहा है या फिर कोई डॉलर भेज रहा है यहाँ पे वापस अपनी फैमिली को इंडिया में। तो ये जो रकम भेज रहा है बाहर से फॉरेन में रह के, उसको बोलते हैं रेमिटांसेस। समझ गए? तो रेमिटांसेस ये अभी न्यूज में है। एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक की, उस रिपोर्ट के हिसाब से 2022 में 4.2% इंक्रीज हो गया है रेमिटांसेस का लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज में। देखो, कोविड-19 चल रहा है, इसके बावजूद भी रेमिटांसेस इंक्रीज हुआ है 4.2%। एक तो स्टेटमेंट में ऐसे यूपीएससी देख के पूछ लेगा कि 2022 में या 2021 से 2022 में रेमिटांसेस इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है लो और मिडल इनकम कंट्रीज में। तो आपको याद रखना है इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है। पहुंच गया टोटल $630 बिलियन का रेमिटांसेस आया है लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज में। और ये वर्ल्ड बैंक की कौन सी रिपोर्ट है जिसमें ये बताता है? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट बिलीफ रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को जारी करता है वर्ल्ड बैंक। ये वर्ल्ड बैंक इस रिपोर्ट में बताता है कि कौन सी कंट्री में कितना रेमिटांसेस आया है। 2021 में देखो 8.6% तक ये ऑलमोस्ट रिकॉर्ड क्या है, रिकवरी रेमिटांसेस का। और देखो, यूक्रेन में रेमिटांसेस जितना पहले आता था उसमें इंक्रीज देखने को मिला है। 2022 में 20% इंक्रीज देखने को मिला है यूक्रेन में। और यूक्रेन में देखो वार चल रहा है रशिया और यूक्रेन का, फिर भी यूक्रेन में इंक्रीज देखने को मिला है। यूक्रेन आपको पता है कहाँ पे, ये रसिया और ये है यूक्रेन, यूरोपियन कंट्री है, यूरोप महाद्वीप में आता है, यूरोप कॉन्टिनेंट में। तो यूरोप का सबसे लार्जेस्ट रेसिपिएंट है यूक्रेन,
यानी कि सबसे ज़्यादा रेमिटांस आता है यूक्रेन में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, और सेंट्रल एशिया में ये इंक्रीज देखने को मिला है, और यूक्रेन में भी 20% का। टॉप 5 रेसिपिएंट कंट्री कौन सी हैं? सबसे ज़्यादा जहाँ पे रेमिटांस आता है 5 वो कंट्री हैं 2021 में, ये हैं। देखो 2021 में आया था रेमिटांस, 2021 में आएगा, उसका 2022 में ही तो रिपोर्ट जारी होगी ना, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि 2022 का है 2021 का। 2022 में रिपोर्ट आई है, लेकिन डेटा है किसका? 2021 का, कि पिछले साल में कितना आया है, क्योंकि 2021 में जो रिपोर्ट आई होगी उसमें 2020 का बताया होगा, क्योंकि 2022 तो अभी कंप्लीट हुआ नहीं है ना। 2022 जब कंप्लीट हो जाएगा, इसका कितना रेमिटांस आया ये 2023 में रिपोर्ट आएगी, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो 2021 में सबसे ज़्यादा आया है इंडिया में रेमिटांसेस, उसके बाद मैक्सिको में, फिर चाइना में। पहले देखो 2020 का जो डेटा आया था उसमें चाइना दूसरे नंबर पे था, मैक्सिको तीसरे पे, लेकिन मैक्सिको ने रिप्लेस कर दिया चाइना को। अब मैक्सिको दूसरे पे, चाइना तीसरे पे, फिलीपींस चौथे पे, और इजिप्ट है 5वें नंबर पे। इंडिया ने टॉप किया है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेमिटांस रिसीव किया है, $89 बिलियन आया है इंडिया में रेमिटांसेस। मैक्सिको में आया है जो सेकंड नंबर पे 54 बिलियन, लगभग देख लो इससे मतलब 1.5 गुना ज़्यादा लगा लो, 1.5 पौने 2 गुना। चाइना में $53 बिलियन आया है पिछले साल, लास्ट ईयर 2021 में। और देखो अगर जीडीपी के हिसाब से देखें, जीडीपी के हिसाब से लेबनान है ना जो, उसमें सबसे ज़्यादा आया, 54% रेमिटांस से जीडीपी बनती है, यानी कि जो लेबनान की जीडीपी डिपेंड है वो रेमिटांस पे 54% डिपेंड है। यानी कि अगर लेबनान में रेमिटांस आना बंद हो जाए तो समझ लो उसकी हाफ से ज़्यादा जीडीपी ख़त्म हो जाएगी। टोंगा में देखो जीडीपी का परसेंटेज है 44%, तजाकिस्तान में 34%, किर्गिज रिपब्लिक में है 33%, और समोआ में 32%। बस लेबनान याद रख लो आप, 54% इसकी जीडीपी का कंट्रीब्यूशन रेमिटांस से आता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रेवेग या प्रावाइग फील्ड पैक, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ। देखो बेंगलुरु में एक कंपनी बनी हुई है, ये है प्रावाइग नाम से, इसने एक बैटरी बनाई है, बैटरी। ये बैटरी को यूज किया जा सकता है, कहीं पे भी यूज किया जा सकता है, मेनली उनके लिए बनाई गई जैसे मान लो कहीं डिफ़िकल्ट टेरेन है, पहाड़ी इलाका है, रिमोट एरियाज है, वहाँ पे कोई आर्मी एयरफोर्स लड़ रही है, वार चल रहा है, उस मान लो कोई ड्रोन यूज कर रही है या कोई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज कर रही है, वहाँ पे उनको चार्ज करने के लिए यूज किया जा सकता है इस बैटरी को, ड्रोन वगैरह को। तो ये अभी बेंगलुरु बेस्ड जो कंपनी है प्रावाइग, ये बेच रही है, सेल कर रही है इस प्रावाइग फील्ड पैक को, किसको? इस बैटरी को नाटो को बेच रही है, नाटो की फोर्सेस को। नाटो को आप जानते हो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जब कोल्ड वार, शीत युद्ध चल रहा था यूएस और यूएसएसआर के बीच में, यानी कि रसिया और अमेरिका के बीच में, तब ये नाटो बनाई थी 1949 में। यूएस और यूएस की अलाइज कंट्री है जो यूरोपियन कंट्रीज, उन्होंने मिलकर 1949 में। तो नाटो एक मिलिट्री फोर्स है, ये समझ लो। तो ये है भाई साहब प्रावाइग पैक फील्ड बैटरी, जो चार्ज करने के लिए यूज की जा सकती है। और इसका जो वज़न है, इसका वेट है 14 किलोग्राम है, और पोर्टेबल है, कहीं पे भी आसानी से ले जाया जा सकता है इसको। तो ये इसमें याद रखना है बस, क्या है ये चीज़। नेक्स्ट टॉपिक है रिमीशन, ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। रिमीशन या प्री मैच्योर रिलीज। देखो प्री मैच्योर रिलीज का मतलब, जैसे कोई कॉन्विक्ट है, कोई दोषी है भाई साहब, जिसने अपराध किया, क्राइम किया है, वो जेल में बंद है, अगर उसे समय से पहले रिलीज करना है, यानी कि उसे रिहा करना है जेल से, या उसकी जो सज़ा मिली है, सेंटेंस मिली है, उसका रिमिशन करना है, उसकी सज़ा को कम करना है कुछ, तो ये क्या है, जो स्टेट जहाँ पे उसने क्राइम किया है, जहाँ पे उसने क्राइम कमिटेड किया है, अपराध किया है, तो वही स्टेट उसे रिमिशन दे सकता है, प्री मैच्योर रिलीज कर सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अभी। तो अब आपको याद रखना है, मान लो ये एमपी में किसी ने क्राइम किया, मध्य प्रदेश में, और वो एमपी से भाग के चला गया महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र की कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने मान लो उसको सज़ा दी, ट्रायल चली, उसका केस चला, बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया, लेकिन अगर उसे रिहा करना है समय से पहले या उसकी सज़ा को कम करना है, तो कौन से स्टेट गवर्नमेंट के दायरे में आएगा? मध्य प्रदेश के में, क्योंकि मध्य प्रदेश में उसने अपराध किया था। तो ये बात आपको याद रखनी है इसमें। ये एक
एक्ट बना हुआ है, कानून, जिसे बोलते हैं हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, CRPC शॉर्टकट में बोलते हैं, या तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बोल लो या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, 1973 का बना हुआ है। इसका सेक्शन है 432 क्लाउज 7। इसको ही यूज करके सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो ये कनकरेंट जुरिस्डिक्शन है, क्या दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में नहीं आता रिमीशन का। रिमीशन केवल वही स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है जहाँ पे क्राइम किया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सेक्शन 432 है, ये स्टेट गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि किसी भी दोषी को रिमीशन ग्रांट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि उसकी छूट दे सकती है सज़ा में। और लेकिन जब भी मान लो छूट दे रही है सज़ा में, तो फिर ये सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू होगा। सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये हो गया कि अगर मान लो किसी स्टेट गवर्नमेंट ने सज़ा में छूट दी है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसका रिव्यू कर सकता है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब हाई कोर्ट रिव्यू कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास पावर होती है जुडिशियल रिव्यू की, तो वो रिव्यू कर सकता है, देख सकता है ये जो सज़ा में उसे माफ़ी दी गई है आर्बिटरी तो नहीं है, यानी कि मनमर्जी से तो नहीं दी गई, किसी फैक्ट के आधार पे या उसने कोई अच्छा बिहेवियर किया, जेल में रहा है, उसके आधार पे दी गई है, या वैसे अपनी मनमर्जी से अपने सगे संबंधी को तो नहीं दी गई है, कोई ऐसा कनेक्शन तो नहीं है स्टेट गवर्नमेंट का उस आदमी से। तो इस तरह का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा। और इसके बाद भी देखो प्रेसिडेंट और गवर्नर हैं जो स्टेट के गवर्नर या हमारे प्रेसिडेंट जो होते हैं, उनके पास भी पावर होती है रिमिट करने की, यानी कि वो पार्डन भी कर सकते हैं किसी भी कन्विक्टेड पर्सन को, कोई दोषी है। ये आर्टिकल 72 के अंदर पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट के पास, और आर्टिकल 161 के अंदर पार्डनिंग पावर है, क्षमा करने की पावर है गवर्नर के पास। देखो कोर्ट ने जब सज़ा दे दी है, तो कोर्ट की सज़ा के बाद भी जो आदमी है वो गवर्नर के पास या प्रेसिडेंट के पास, अगर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है डिसीजन तो प्रेसिडेंट के पास, हाई कोर्ट ने दिया तो गवर्नर के पास जा सकता है, वो मर्सी पिटिशन डाल सकता है। मर्सी पिटिशन बोलते हैं उसे, MERCY, दया याचिका डाल सकता है वो अपनी सज़ा को माफ़ करने के लिए या कम करने के लिए गवर्नर या प्रेसिडेंट के पास। ये कई बार हमने डिस्कस भी किया, अलग से लेक्चर भी बना हुआ पॉलिटी की प्लेलिस्ट में, या लक्ष्मीकांत में आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट टॉपिक है थॉमस कप, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो पिछली बार भी क्रिकेट के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने प्रीलिम्स में, और पहले भी कई बार क्रिकेट से पूछा हुआ है, ऐसा है नहीं। तो गेम से भी यूपीएससी कभी कभी सरप्राइज क्वेश्चन पूछ लेती है, हालांकि रेगुलर नहीं पूछती है कि हर साल जैसे पूछने होते हैं, कभी कभी पूछती है, तो इसलिए कभी कभी जो पूछती है तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है भाई सब पढ़ना। तो थॉमस कप में ये जानना है कि किसने जीता है और कौन कराता है और किस लिए इम्पोर्टेंट है, कौन से गेम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। गेम्स तो बैडमिंटन के लिए इम्पोर्टेंट है। बैडमिंटन आप जानते हो भाई साहब, देहाती भाषा में चिड़ी बल्ला भी बोलते हैं, आपको पता ही होगा। एक डंडा सा होता है और एक होता है चिड़िया की तरह की, जिसे मारते हैं। बैडमिंटन पता ही होगा आपको, हंसने की बात नहीं है। देखो इंडिया ने पहली बार ये थॉमस कप जीता है, इसलिए ये मोस्टली इम्पोर्टेंट है। इंडिया ने इंडोनेशिया को 3-0 से हराया है। 3 राउंड होते हैं भाई साहब बैडमिंटन में, 3 राउंड, और तीनों के तीनों राउंड इंडिया ने जीत लिया। इंडिया की टीम ने पार्टिसिपेट किया था इस थॉमस कप में, 2022 का एडिशन इंडोनेशिया को हरा के जीत लिया है। तो ये भी याद रखना कि रनर अप टीम कौन थी, यानी कि इंडिया ने तो जीता है लेकिन सेकंड नंबर पे इंडोनेशिया थी जिसको हराया है। थॉमस कप देखो ये वर्ल्ड मेंस टीम चैंपियनशिप भी बोलते हैं इसे, इंटरनेशनल बैडमिंटन कंपटीशन है ये, और ये टीम के उन टीमों का कराया जाता है जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का पार्ट है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये कराती है ये बैडमिंटन के जितने भी टूर्नामेंट वगैरह होते हैं इंटरनेशनली। तो ये जो भी कंट्री इसके मेंबर है वो मेंबर कंट्री अपनी टीम भेजते हैं इंटरनेशनल ऐसे बैडमिंटन कंपटीशन में। तो इस थॉमस कप के लिए भी भेजी अपनी टीम, तो इंडिया के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने जीत लिया, तो इंडिया ने जीत लिया ये गेम। फर्स्ट टूर्नामेंट जो हुआ था 1948 से 49 के बीच में हुआ था थॉमस कप कंपटीशन, और ये देखो सर जॉर्ज एलन थॉमस के नाम पे रखा गया था थॉमस कप का नाम, क्योंकि ये बैडमिंटन प्लेयर थे 1900 के लगभग ये बैडमिंटन प्लेयर थे। और इन्होंने टेनिस के लिए जो डेविस कप होता है, ये डेविस कप भी याद रखना, टेनिस के लिए होता है डेविस कप, और थॉमस कप होता है या थॉमस कप होता है बैडमिंटन के लिए। तो डेविस कप से ही इंस्पायर होकर प्रेरणा लेके इसी तरह का एक कप ट्रॉफी एस्टेब्लिश कर दी थॉमस कप, इस किसने, सर जॉर्ज एलन थॉमस ने। तो ये चैंपियनशिप हर 2 साल में कंडक्ट कराई जाती है, ईयर भी याद रखना है, 2 साल में कंडक्ट कराई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड
हेरिटेज। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर ने अभी विजिट किया कहाँ पे, नेपाल में। नेपाल गए हैं भाई साहब, कहाँ पे, लुम्बिनी में गए हैं। ऐसा माना जाता है भगवान बुद्ध जी का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, उनका बर्थ प्लेस है। लेकिन कंट्रोवर्सी चलती रहती है इसको लेके। कुछ इंडियंस एक्सपर्ट बोलते हैं कि इंडिया में जन्म हुआ, कुछ बोलते हैं कि नेपाल के लुम्बिनी में हुआ। तो इस पर कंट्रोवर्सी चलती रहती है अभी भी। लेकिन लुम्बिनी जगह पे हुआ, लेकिन ऐसा कहते हैं कि लुम्बिनी इंडिया की बॉर्डर में थी लुम्बिनी, वहाँ पे जन्म हुआ। लेकिन नेपाली लोग कहते हैं कि वहाँ पे हुआ, नेपाल के लुम्बिनी में। तो इस कंट्रोवर्सी से हटके हम इस न्यूज पे आते हैं। लुम्बिनी में गए और यहाँ पे देखो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज, यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इस सेंटर का एक बिल्डिंग बनाई जा रही है भाई साहब, ताकि वहाँ पे हमारे इंडिया के तरफ से भी रिप्रेजेंटेशन हो। और टूरिज्म सेक्टर, यानी कि जो टूरिस्ट लोग आए वहाँ पे लुम्बिनी जगह पे घूमने, तो वहाँ पे एक इस तरह का कंस्ट्रक्शन, मतलब एक तरह की बिल्डिंग हो जहाँ पे इंडिया भी रिप्रेजेंट करे अपने आप को। तो बुद्ध जयंती के ओकेजन पे यहाँ पे विजिट किया प्राइम मिनिस्टर ने। बुद्ध जयंती थी कल, तो कल गए नेपाल के लुम्बिनी में और यहाँ पे एक तरह से इसका जो कंस्ट्रक्शन है लॉन्च किया, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज। तो ये 623 BC में जन्म होता है सिद्धार्थ गौतम जी का। प्रिंस थे, राजा थे उस टाइम पे। इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया। घर को छोड़ने के बाद फिर इनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनलाइटनमेंट हुआ। यानी कि जब इनका जन्म होता है तो सिर्फ सिद्धार्थ गौतम थे। बोध गया में जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो फिर ये भगवान बुद्ध बन गए। तो बिहार में बोध गया में इनको एनलाइटनमेंट हुआ, ये आपने पढ़ा ही होगा हिस्ट्री में। और अलग से इसके लिए लेक्चर भी बना हुआ है बुद्धिज़्म के लिए, तो वो आप लेक्चर देख सकते हो आर्ट एंड कल्चर की प्लेलिस्ट में। अगर बुद्धिस्ट से कोई भी टॉपिक आता है, कोई भी मान लो क्वेश्चन आता है, उस लेक्चर में नहीं छूटेगा भाई साहब, उसमें अच्छे से डिस्कशन किया गया है इसका। मोदी जी पार्टिसिपेट करेंगे, जो फाउंडेशन स्टोन रखी जा रही है, नींव की ईंट रखी जा रही है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के लिए। और यहाँ पे प्रेयर भी करेंगे माया देवी टेम्पल में। माया देवी टेम्पल बना हुआ है यहाँ पे लुम्बिनी में। ये माया देवी जी गौतम बुद्ध जी की माता थी, माता माया देवी जी, जिन्होंने जन्म दिया था भगवान बुद्ध जी को। और ये जो सेंटर है, ये देखो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन करा रहा है इसको। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है जो हमारी संस्कृति मंत्रालय, उसके अंदर ही ये गारंटी बॉडी है बुद्धिस्ट को प्रमोट करने के लिए, बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर काम करती है। नवंबर 2, 2012 को इसको बनाया गया था, रजिस्टर किया गया था इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन को। इसका टारगेट यही है, बुद्धिज़्म से रिलेटेड जितनी भी टीचिंग है उनको कंजर्व करना, प्रिजर्व करना है, और हेरिटेज वगैरह को भी कंजर्व करना और प्रमोट करना पूरे वर्ल्ड में। और इंडिया के इमीडिएट नेबरहुड में भी जितनी भी ऐसी साइट हैं, जगह हैं, उनको प्रमोट करना और कंजर्व करके रखना है। और बुद्धिस्ट जो सेंटर हैं, ये नेपाल में जो बिल्डिंग बन रही है, ये फर्स्ट नेट जीरो इमिशन होगा। यानी कि नेट जीरो इमिशन का मतलब है जितना कार्बन का इमिशन इसकी वजह से होगा, बिल्डिंग की वजह से, इतना एब्जॉर्व भी कर पाएंगे। ऐसी टेक्निक या पेड़ पौधे यहाँ पे लगाए जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एंग्लो इंडियन कोटा। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी के लिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने देखो सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अभी रिस्पॉन्स मांगा है, जवाब मांगा है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली है, याचिका डाली है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आए थे सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके जरिए जो एंग्लो इंडियन को रिजर्वेशन दी गई थी लोकसभा में, 2 मेंबर नॉमिनेट किए जाते थे प्रेसिडेंट के द्वारा, वो अबॉलिश कर दिए, यानी कि कैंसिल कर दिए, रद्द कर दिए। अब नहीं है वो रिजर्वेशन एंग्लो इंडियन को। तो इसी को दोबारा से रिस्टोर करने के लिए, कि दोबारा से लाई जाए रिजर्वेशन, इसलिए ये पिटीशन डाली है दिल्ली हाई कोर्ट में। और दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से जवाब मांगा कि आप भाई साहब जवाब दीजिए कि इसको दोबारा से रिस्टोर क्यों ना करा जाए। ये इसलिए न्यूज में है। तो कोर्ट ने यही ऑब्जर्वेशन किया है कि पहले लोकसभा में एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता था दो मेंबर को, तो इन कम्युनिटी की मेंबरशिप जो है, जो मेंबरशिप दी जाती थी नॉमिनेशन के जरिए, वो कैंसिल कर दी। तो इनको ही प्रोटेक्ट करने के लिए दोबारा से इनको रिटर्न किया जाए या नहीं किया जाए, इस पर ही कोर्ट केस सुन रहा है दिल्ली हाई कोर्ट। इशू यही है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में लेके आए। 2019 में जब ये अमेंडमेंट लाया तो इसमें देखो जो SC ST के लिए रिजर्वेशन थी वो 25 जनवरी 2020 को ख़त्म होने वाली थी, 25 जनवरी 2020 को।
जो लोकसभा और विधानसभा होती है ना, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली, उनमें जो रिजर्वेशन होती है एससी और एसटी की पॉपुलेशन के आधार पर रिजर्वेशन होती है। और एंग्लो इंडियन को रिजर्वेशन थी, 2 मेंबर नॉमिनेट किए जाते थे हर साल, मतलब हर इलेक्शन में, जब भी इलेक्शन होते थे लोकसभा के हर 5 साल में। लेकिन ये एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन एक्सटेंड कर दी 10 साल के लिए, लेकिन एंग्लो इंडियन के लिए हटा दी, रिमूव कर दी। पहले 2 मेंबर नॉमिनेट किए जाते थे, अब नहीं किए जाते, यानी कि फिलहाल 543 मेंबर की सीट है केवल लोकसभा में, ये आपको याद रखना है। तो ये अमेंडमेंट ने रिमूव कर दी थी एंग्लो इंडियन की लोकसभा में, और लेजिस्लेटिव असेंबली में भी 1 मेंबर का नॉमिनेशन किया जाता था गवर्नर के द्वारा हर एक स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में, लेकिन वो भी रिमूव कर दिया इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने। कौन से नंबर का, ये नंबर भी याद रखना है, 104 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। कौन से ईयर में आता है ये भी याद रखना है, 2019 में। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या कहना था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैसे जस्टिफाई किया कि हमने ये हटाया तो सही है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना था, देखो कम्युनिटी ऑलरेडी हमारी जो इंडियन पॉपुलेशन है उसमें मर्ज हो चुकी है, मिल चुकी है, तो अलग से रिजर्वेशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कहा सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लेकिन कुछ आर्गूमेंट दी जाती हैं रिमूवल के अगेंस्ट कि जो ये हटाया है ये गलत है। कहते हैं कि जो नंबर ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है वो एक्यूरेटली नहीं डिफाइन की गई 2011 की सेंसस में। तो लॉ मिनिस्टर भी जो अमेंडमेंट किया है 2011 की सेंसस के हिसाब से किया है, लेकिन इसमें सही से डेटा नहीं दिया एंग्लो इंडियन की कम्युनिटी जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोमिसेस हैं, जो माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी, यानी कि माइनॉरिटी के अंदर भी जो माइनॉरिटी पीपल हैं उनको प्रिजर्व करके रखना है, उनके सेफ गार्ड करना है कम्युनिटी का, ये उसके अगेंस्ट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के भी अगेंस्ट है, ऐसा मानना है इन लोगों का, कुछ एक्सपर्ट जो कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न कौन कौन सी हमारे संविधान में, आर्टिकल 334 है, 24 नहीं है, 334 334 है जो, इसमें प्रोविज़न दी हुई है। कुछ सीट रिजर्व होती हैं एससी एसटी कैटेगरी के लिए, और नॉमिनेशन किया जाता है एंग्लो इंडियन का लोकसभा में 2 सीट में, स्टेट असेंबली में 1 सीट में। ये 25 जनवरी 2020 को ख़त्म होने वाला था, अगर एक्सटेंड नहीं किया जाता तो ख़त्म हो जाता, लेकिन एससी एसटी के लिए पॉपुलेशन के आधार पर रिजर्वेशन दी जाती है, 10 साल के लिए और एक्सटेंड कर दी, यानी कि 2030 तक चलेगा, लेकिन एंग्लो इंडियन के लिए हटा दिया। तो एंग्लो इंडियन होते क्या हैं, क्या मतलब है एंग्लो इंडियन का, देखो एंग्लो इंडियन आर्टिकल 366 क्लाउज 2 में डिफाइन किया हुआ है। तो ये बात भी याद रखनी है, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछता है, जैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में कई बार पूछा, माइनॉरिटी के बारे में पूछा है कि ये हमारे संविधान में डिफाइन किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। तो आपको बताया माइनॉरिटी हमारे संविधान में डिफाइन नहीं की गई है, सिर्फ रिकॉग्नाइज की गई है। डिफाइन और रिकॉग्नाइज का मतलब तो आप समझते हो, परिभाषित करना, डिफाइन का मतलब, रिकॉग्नाइज मतलब पहचान देना, पहचान दी गई है माइनॉरिटी की, यानी कि अल्पसंख्यक लोग भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी को रिकॉग्नाइज पहचान दी गई है, लेकिन डिफाइन नहीं की गई, यानी कि परिभाषित नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने वो अपने जजमेंट में किया है। ऐसे ही देखो एंग्लो इंडियन को हमारे संविधान में डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है, इसकी डेफिनेशन दी गई है आर्टिकल 366 क्लाउज 2। कोई भी आपके पास संविधान की बुक है या संविधान की ऐप होगी आपके फ़ोन में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ऐप इंग्लिश में या हिंदी में, उसमें आप देख सकते हो आर्टिकल 366 क्लाउज 2, उसमें लिखा हुआ है कि ऐसा पर्सन जिसका पिता यानी कि फादर या मेल प्रोजिनेटर यानी कि उसका दादा परदादा या उसके पिताजी कोई भी, यानी कि मेल फैमिली से, यानी कि मेल की तरफ से, वो अगर मान लो विदेशी हैं, यूरोपियन है, मेनली यूरोप के हैं, और उन्होंने इंडिया में शादी की इंडियन गर्ल से, इंडिया में रहने लगे, इंडिया के मूल निवासी हो गए, नेटिव हो गए, तो उनसे पैदा हुए बच्चे माने जाते हैं एंग्लो इंडियन। समझ गए ना, कोई यूरोप कंट्री का है, मान लो यूरोपियन देश है, यूरोपियन देश से कोई आदमी आया, इंडिया में रहने लगा, इंडिया में शादी की इंडियन गर्ल से, उनके जो बच्चे हुए वो एंग्लो इंडियन। समझ गए, तो ये एंग्लो इंडियन है। पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली में अंडर आर्टिकल 331 प्रेसिडेंट 2 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं, लोकसभा में 543 को इलेक्टेड किया जाता है और बाकी के 2 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं। और सेम गवर्नर इसी तरह से एक एंग्लो इंडियन मेंबर को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉमिनेट करते हैं, जो लोकसभा विधानसभा होती है जो स्टेट में, लोअर हाउस होता है जो 10th शेड्यूल है उसके हिसाब से जो एंग्लो इंडियन मेंबर है, जब नॉमिनेट किया जाता है ना 6 महीने के अंदर अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर वो कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। लेकिन 6 महीने के बाद अगर वो, जैसे मान लो आज नॉमिनेट किया मई में, तो 6 महीने के अंदर वो कर सकते हैं नॉमिनेट, यानी कि नवंबर तक वो कर सकते हैं
मतलब कोई पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर 6 महीने के बाद वो कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा और उनकी मेंबरशिप रद्द हो सकती है हाउस से। ये फैक्ट याद रखना कि ये जो एंग्लो इंडियन का आइडिया आया था नॉमिनेशन का, वो फ्रैंक एंथनी ने दिया था। फ्रैंक एंथनी, एक ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन बैठी थी, इसके मतलब हेड थे, चेयरमैन थे फ्रैंक एंथनी। इन्होंने ही सजेशन दिया था जवाहरलाल नेहरू जी को। फिर ये आर्टिकल 331 के अंदर एंग्लो इंडियन का ये नॉमिनेशन का आइडिया इंसर्ट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में। तो यही टॉपिक थे आज के।